अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़किया हाशमी। और हमेशा की तरह आज हम वीकेंड पे आपके साथ मौजूद हैं शाम के वक्त, और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अक्ल है महवे तमाशा। एंड अगर हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में डिस्कस करने की तरफ जाएँ तो दैट इज़ बेसिकली माइंड ओवर मूड। तो ख़वातीन हज़रात, हम आज आपकी खिदमत में आ गए हैं शाम के वक्त, और हम जिस तरह से हमारे प्रोग्राम का एक थीम होता है और वो ये होता है कि हम पूरे जो आपका वीक गुजरा होता है और आपका जो वीक आने वाला होता है, ये उसके दरमियान का टाइम होता है, और हम इस वक्त आपके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, आपके साथ एक प्रोग्राम करने के लिए हाजिर होते हैं, ताकि आपको अपने पिछले हफ्ते को समझने में आसानी मिले और अगले हफ्ते को मज़ीद बेहतर बनाने में आपको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से हेल्प आउट हो सके। सो ख़वातीन और हज़रात, पिछले प्रोग्राम में हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो हम इमोशन ओरिएंटेड बात कर चुके हैं। हमने इमोशंस के हवाले से बहुत बात की, इमोशनल कोशेंट की बात की, उसमें स्टेबिलिटी का जिक्र किया, जिस तरह की वो सारी चीज़ें जो शायद हमें जज्बाती तौर पर बेहतर रहने में मदद दे सकती हैं, उनके ऊपर हमने बात की। और पिछला प्रोग्राम हमारा स्पेसिफ़िकली इमोशनल कोशेंट के ऊपर था, हमारी जज्बाती ज़हानत के ऊपर था। लेकिन आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, बेसिकली ये उसी डोमेन का एक प्रोग्राम है, लेकिन कुछ हद तक ये डिफरेंट है। और आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ इमोशनल करेज। हमारी जो जज्बाती हिम्मत होती है वो क्या होती है, वो क्यों होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, वो अगर है तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, अगर नहीं है तो उसको लाना कैसे। आपके इस तरह के सारे सवालात का जवाब हम आज इंशाल्लाह आपके पास लेकर आए हैं, और हमारे साथ हमारा पैनल एज़ यूजुअल मौजूद है। मैं पैनल के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ूँगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस शुमाइला बतूल, एंड मिस शुमाइला बतूल इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज, एंड ऑल्सो शी इज़ वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद विलिंग वेज। और इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस तहसीन नासिर, और मिस तहसीन नासिर जो हैं वो डायबिटीज़ एजुकेटर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, प्लस शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद अस। सो मैम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि बेहतर चल रहा होगा, सब अच्छा चल रहा होगा। और ज़िंदगी वैसे भी बहुत अच्छी रहती है जब आप कुछ ना कुछ किसी लेवल पे एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, तो शायद आपकी अपनी ज़िंदगी में कहीं कंटेंटमेंट और इत्मीनान का जो है वो फैक्टर मौजूद रहता है। ख़वातीन और हज़रात, ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा आपके और प्रोफेशनल्स के बीच में। सो डायरेक्टली कमिंग टुवर्ड्स मिस शुमाइला। मिस, आज हम बात करने जा रहे हैं इमोशनल करेज के ऊपर, जज्बाती ज़हानत के ऊपर। व्हाट इज़ दैट? जज्बाती हिम्मत के ऊपर। इनफैक्ट देखिए, इमोशनल करेज की जहाँ तक हम बात करते हैं, या इमोशनल स्ट्रेंथ भी हम इसको कहते हैं। हम जिस बात को पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहे इमोशंस को, कि ये कोई ऐसी चीज़ हैं जो कि हमारी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, यानी हम यही बात करते रहे हमें ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए, जज्बात में हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन ऑफ होता है और हम सही फ़ैसला नहीं कर पाते। सो आज हम जो बात करेंगे दिस इज़ समथिंग रिलेटेड कि कैसे हम अपने जज्बात को अपने फ़ायदे के लिए, इफ़ वी स्टार्ट यूजिंग दैम अक्लमंदी के साथ, तो हम कैसे उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी वो कौन से बैरियर हैं जो कि हमें डरा देते हैं, जो कि हमें हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं हमारी अचीव करने के लिए किसी भी सक्सेस को। सो जज्बात को बजाय खौफज़दा होने के, इनके जज्बाती कैफियत से, इनफैक्ट द राइट वर्ड, कि जज्बाती कैफियत से बजाय खौफज़दा होने के और डरने के, क्यों ना हम इसी को इम्प्रूव करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। सो हमारे आइंदा के जो प्रोग्राम्स हैं वो इस कंटेंट को साथ लेके चलेंगे कि जब ऑब्वियस है कि दिल तेज़ी से धड़केगा जब आप जज्बाती कैफियत में होंगे, जब ऑब्वियस है कि कोई ना कोई अगर आपको वो बात कह सकता है जो आप नहीं सुनना चाहते, किसी ना किसी फड्डे में आप फंस सकते हैं, किसी बिजनेस में, कोई वर्क प्लेस पर आपको किसी ऐसे हालात का सामना हो सकता है जो कि आपके बहुत सारे फियर्स को, जो कि आपकी बहुत सारी फिजिकल चेंजेस को राइज कर सकता है, ला सकता है। तो इससे डरने की बजाय, घबराने की बजाय, इसको अवॉइड करने की बजाय, क्यों ना ऐसी एक ट्रेनिंग पर जाया जाए, क्यों ना ऐसा कुछ सीखा जाए कि इन सब चीज़ों की प्रेजेंस में मैं अपने गोल्स को कैसे अचीव करूं। सही। अच्छा मैम, आमतौर पर यहाँ पे बात होती है कि हम ये कहते हैं कि नेगेटिव थोड़ा सा बात ये करते हैं कि नहीं, फ़लाँ शख्स की बात ना करो, वो तो बहुत जज्बाती है। तो क्या जज्बात होना ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जज्बात हो ही ना। तो जो हम ये कहते हैं कि अच्छा ये इंसान बड़ा जज्बाती है, जिसका मतलब होता है कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाता है, इस कॉन्सेप्ट को आप इमोशनल करेज के साथ कैसे रिलेट करेंगे? नहीं, वो तो इमोशनल करेज नहीं है। इमोशनल करेज का मतलब ये है
कि जब हम करेजियसली अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करके अपने गोल को अचीव करें। यानी इमोशनल करेज ये नहीं है कि हाँ मैं बहुत गुस्से में आ सकता हूँ, जैसे हमने आप कह रहे हैं कि जज्बाती हैं, तो जो लोग जज्बाती होते हैं वो इमोशनल करेज के साथ नहीं होते, वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी के साथ होते हैं। इमोशनली करेज लोग वो होते हैं जो कि उनको पता है कि ये बात करने, मिसाल के तौर पर आप एक वर्क प्लेस पर हैं एंड आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी हो जानी है, आपको दूसरों की अकाउंटेबिलिटी लेने से क्या चीज़ रोकेगी? यानी एक आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं और उसमें कोई एक बंदा है जो है वैसे बहुत अच्छा, वेरी नाइस, लेकिन वो काम ठीक नहीं कर रहा, एंड बीइंग द लीडर और टीम का हेड होने के नाते यू हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी। हाउ विल यू टेक? या पहली बात आप लेंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी? डेफिनेटली इफ आई एम लीडिंग अ टीम तो उसमें जो मसला आ रहा है या जो चीज़ें परफेक्टली एग्जीक्यूट, और अगर नहीं ले रहे तो क्यों नहीं लेंगे, ये देखने की बात है। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम लाइज। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूं, जहाँ पे इमोशनली करेजियस होने की बात करते हैं, तो इसकी क्या रेलेवेंस है, इसकी क्या ज़रूरत हमें, क्यों है इतना ये जिंदगी में, इसकी क्या ज़रूरत हमें महसूस हुई? तो आप ये देखेंगे कि ये इतना एक ब्रॉड प्रॉब्लम है जो कि आपके सेल्फ से लेके, आपके रिलेशनशिप से लेके, आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसी कुछ बातें या ऐसे कुछ इकदाम जो कि आपको कर लेने चाहिए और आउट ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ आउटकम जो है उसके फियर की वजह से आप रुक जाते हैं और आप कहते हैं कि ये बात ना ही की जाए या इंतज़ार कर लिया जाए तो बेहतर है। हालांकि उस पॉइंट पे वो बात का करना इनएविटेबल होता है और रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं आपको डरा रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई गुस्सीला बंदा है मेरी फैमिली में या किसी के मैं रिलेशनशिप में, तो मैं बात करना चाह रही हूँ बट मुझे खौफ ये है कि ये आगे से गुस्से में ना आ जाए, पैसिव एग्रेसिव ना हो जाए, कोई मज़ीद कोई मीन कमेंट ना मुझे दे दे, या समटाइम्स अपने भी रिएक्शन का लोगों को खौफ होता है कि मैं खुद अपना कंट्रोल लूज़ ना कर दूं और सिचुएशन बिल्कुल ही आउट ऑफ हैंड निकल जाए। तो वहाँ पे बहुत लोग साइलेंट रहने को प्रेफर करते हैं कि बात ना ही करो, वक्त तो गुजर ही रहा है, तो चीज़ें जो है वो आप वक्त पे छोड़ देते हैं और कहीं कभी आप डेस्टिनी समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। करना ये चाहिए कि अपनी इमोशनल करेज पे काम करते हुए पॉसिबिलिटीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे आप बेटर एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करते हो। और जैसे इम्पोर्टेंस का अगर आपने पूछा, तो आप समटाइम्स अपने भी बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स को जो है ना वो एक्सप्लोर कर पाते हो जब आप इस जर्नी पे चलते हो। आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता चलता है और फिर आप अपनी लिमिट्स को कहीं पुश करते हो, अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हो और अपने इमोशनल कंट्रोल को बहुत बेहतर कर सकते हैं आप जब आप करेजियस होने की कोशिश करते हैं। और आप उस ट्रेनिंग पे, जैसे मिस शुमाइला ने बात की, जो कि हम आपको आगे जाके देंगे, कि उन ट्रेनिंग के जो कुछ असूलों कवानीन हैं उन पे आप अमल करते हैं और आप करेजियस होने की कोशिश करते हैं, वो फिर रिफ्लेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप्स पे। जैसे मैंने बात की कि समटाइम्स आप स्टक पॉइंट पे होते हैं ना कुछ रिलेशनशिप्स पे, कि आपको कुछ बात कर लेनी चाहिए और आप रिएक्शन से डरते हुए अवॉइड कर रहे होते हैं, वहाँ पे फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, फासले बढ़ते हैं और जो मसले मसाइल हल होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम होती चली जाती हैं। तो वहाँ पे जब आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर प्रोग्रेस करते हैं। किसी कम्युनिटी में हैं आप या किसी फाउंडेशन में कहीं आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे फिर लीडरशिप की एक पोजीशन आप ले सकते हैं कि जब आपने जो चीज़ आपको कहनी चाहिए या जो चीज़ आपको करनी चाहिए किसी पॉइंट पे, वो आप में इतनी हिम्मत है कि आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली एक तो दूसरों से मुमताज़ भी करती है और आप दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं। और ऑन द होल डेफिनेटली आप एक सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं कि जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ जब आप कर लेते हैं तो चीज़ें डेफिनेटली बेहतरी की तरफ आगे जाती हैं। ठीक है, कि मैं जो आपसे बात कर रही थी इमोशनल करेज का, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इमोशनल स्ट्रेंथ, जज्बाती हिम्मत का कॉन्सेप्ट हमारे ऑडियंस समझ जाए कि हम इसकी किस बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात ऐसे आते हैं कि जहाँ पे जो हम करना चाह रहे होते हैं, वी नो दैट कि हमें ये करना चाहिए, हमें राइट वर्ड्स नहीं सम टाइम मिल रहे होते, या कोई ऐसी रुकावट आ जाती है जो कि हमें वो एक्शन लेने से रोक लेती है। वो जिस रुकावट की बात हम कर रहे हैं ना, वो हमारी इमोशनल स्टेट है, वो अगले के रिएक्शंस हैं। देखें, अगर एक बंदा कहता है कि जी मुझे बात करनी है किसी बंदे से, और वो बहुत मुश्किल बातचीत होगी और वो अबाउट टू
बिगिन द कॉन्वर्सेशन है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। किस वजह से? कि ये उल्टा मुझे ही ना ब्लेम कर दे। वो जो ऑकवर्डनेस और अनकंफर्टेबलनेस है वो हील करती है इमोशनल करेज। यानी अगर हमारे अंदर इमोशनल करेज या हमारे अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ हो तो हम इस अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को बड़े कंफर्टेबली हैंडल करके अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि अगर आप टीम लीडर हैं और आप किसी अपने बहुत ही करीबी बंदे के साथ, जिसके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो बहुत सपोर्टिव है आपके साथ और बहुत अच्छा है, लेकिन काम में उसको ज़रा फीडबैक की ज़रूरत है, तो जैसे आपने कहा कि यू कैन, सो विच मीन्स कि यू हैव दिस इमोशनल करेज। लेकिन बहुत सा दफ़ा बहुत ऐसे सीईओज या लीडर्स होते हैं जो इंटरवीन नहीं कर सकते। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि नहायत गलत तरीके से करते हैं। यस, या नहायत गलत तरीके से करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरी तकलीफ है। देखिए, हम बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे, हम भी अक्सर ऐसी बात अपने आप से करते हैं कि जी मैं ये एक्सपीरियंस करने का करेज नहीं रखता। मतलब सुशी खाना, मुझे बताएं आप करेज रखते हैं उसको खाने की? आई डोंट नो, आपने खाई है कि नहीं? आई कैन, यू कैन ना, अच्छी सी वैसे, बट आई कैन नॉट। आई डोंट नो मिस कैन जी, ठीक है। अब ये किसने कह दिया कि मैं नहीं खा सकती? इट्स नॉट रिटन ना। किसने कहा? मैं नहीं, क्योंकि आई कैन नॉट कम आउट माई कंफर्ट जोन। मैंने कोई इमोशनली अपनी फिजियोलॉजी को अलाउ ही नहीं किया है कि वो कच्ची मच्छी खाई है, किसी भी ऐसी बात। कंफर्ट जोन, ये जो चीजें हमें इनहिबिट कर देती हैं टू टेक द अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम एनी आपका वर्कर, ठीक है, to initiate the difficult conversation with your spouse or with anybody, with your family member, with your friends, अपनी जॉब, अपनी लीडिंग पोजीशन को करने में। सो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमें रोकती हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाकर, बहुत सारे व्हाट इफ्स लाकर कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा। सो ये हमारी इमोशनल करेज हमें रोक देती है। बिल्कुल। If somebody become able to face any uncomfortable state, यानी अगर आज कोई ये फैसला कर ले कि मुझे अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग से कंफर्टेबल होना है, एंड आई एम विलिंग टू फेस ऑल दीज अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, कितनी मुश्किल हो जाएगी उसकी जिंदगी, ये कितनी आसान हो जाएगी? आसान ऑब्वियसली, कि वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं घबराएगा एंड उसके रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। जी प्लीज। और इसके अंदर मैं बात कर रही हूँ कि जैसे आप एक्सपेरिमेंट या एडवेंचर की फॉर दैट मैटर बात करते हैं, वो जो रिस्क है ना वो हमेशा बड़ा कैलकुलेटेड होता है और आप डेफिनेटली पहले कॉन्सिक्वेंसेस को जज करके देखते हैं कि मुझे आउटकम क्या चाहिए। अगर आउटकम बेहतर है प्रेजेंट सिचुएशन से तो फिर यू शुड गो फॉर इट। डेफिनेटली व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि जब यहाँ पे हमारे पास भी कोई पेशेंट्स आते हैं किसी चीज़ के, तो हम बेसिकली जो सारे का सारा काम करते हैं और जो सारी की सारी चीज़ें करते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि हम उनको कंफर्ट जोन से बाहर ला रहे होते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो मेरा ख्याल है चेंज करने की ज़रूरत है। सो अगर व्यूअर्स आप ये काम खुद ही करते रहें तो शायद उसमें थोड़ी सी जो है वो आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप अपनी इन चीज़ों को खुद से देख के चलें और अपने आप को कहीं पे रोकें ना, क्योंकि यही ज़िंदगी है और हर गुजरते दिन के साथ, हर आने वाले दिन के साथ आप मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएं, तो मेरा ख्याल है यही एक जो है वो ज़िंदगी का एसेंस है। और फैमिलीज़ में आप देखेंगे जैसे हमारा चूँकि एक रिहैब सेंटर है और यहाँ पे ड्रग एडिक्शन के भी हैं, इसके अलावा भी साइकाइट्रिक इलनेसेस, तो पैसिविटी फैमिलीज़ में स्पेशली फीमेल्स जो हैं फैमिली की, उनमें आप बहुत देखेंगे। और जब आप उनको क्रूशल कन्वर्सेशन सिखाते हैं या टफ लव के प्रिंसिपल्स बताते हैं और उनको अमल करने की उनकी बारी आती है, तो वहाँ फिर वो बहुत वीकनेस वर्बलाइज भी करते हैं और अपने एक्शन से भी बताते हैं कि हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में बहुत हमें डिफ़िकल्टी हम फेस करते हैं। वहाँ पे फिर उनकी बाउंड्रीज़ को कहीं पुश करना, उनको बताना, और इसमें आप देखेंगे कि सेल्फ एस्टीम का भी बड़ा अमल दखल है। तो हमें काफ़ी इन डेप्थ जाके जो है वो सेल्फ सबोटाजिंग जो एटीट्यूड्स है ना, उन पे काम करना पड़ता है कि इफ़ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ तो फिर आपको वो चीज़ करनी है जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपने अपना टारगेट देखना है और आपने आउटकम देखना है कि आपको इवेंचुअली मरीज़ की चूँकि बेहतरी चाहिए, और वो बेहतरी सिर्फ दवाइयाँ नहीं कर सकती, वो आपकी राइट कम्युनिकेशन, सही वक्त पे सही बात करना, उतनी बात करना, वैसी बात करना जो कि रेकमेंडेड है, और उसको सहूलत के साथ कर जाना विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ गिल्टी
या कोई ऐसी फीलिंग जो कि आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही, तो वो सीखना बड़ा ज़रूरी है। और इमोशनल करेज का चूँकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये कोई इननेट या इनबॉर्न चीज़ नहीं है कि आप जैसे आप कोई फिजिकल फीचर्स के साथ पैदा हुए या आप जिस नाम या जिस फैमिली में पैदा हुए, यू कांट चेंज इट। ये ऐसी चीज़ है जो आप नरिश कर सकते हैं, जो आप सीख सकते हैं। दिस इज़ द गुड न्यूज़ अबाउट दिस स्किल कि इसमें आप थ्रू आउट द लाइफ अपने आप को बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं और आप डेफिनेटली पॉजिटिव गोल्स के लिए जो है वो आप आगे बढ़ते हैं। और इसमें ये नहीं है कि आपको अपनी फीलिंग्स को नम कर देते हैं, क्योंकि अक्सर आप इस तरह का भी इंप्रेशन कुछ लोग इस बात से ले सकते हैं कि मे बी वो लोग बड़े हैं जो कुछ सोचते ही नहीं है, आगे पीछे का रिस्क को एवेल्युएट नहीं करते हैं वो शायद, या वो ये नहीं देखते कि वो कहते हैं कि बस इम्पल्सिव होके वो कुछ कर दें। और वो हमेशा इमोशनल करेज इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है ना, जिसमें आप रिस्क को पूरा एवेल्युएट करते हो, आउटकम को एवेल्युएट करते हो, और जहाँ पे आप देखते हो कि किसी स्टेप को लेने की, किसी बात को करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे फिर आप कर गुजरते हो और वहीं से तब्दीली का सफ़र जो है वो आगे बेहतर हो, राइट वे में कर गुजरते हो। द पॉइंट इज, देखिए हम यहाँ भी हर्डल्स की बात कर रहे हैं। मिस ने जो हमारे यहाँ पर हम जिन फैमिलीज़ को डील करते हैं, सो हम उनको एजुकेशन दे रहे होते हैं कि फैमिली शुड बी असर्टिव, शुड बी वेरी इफेक्टिव इन द कम्युनिकेशन, बट दे हैव फियर्स। उसकी बात हम कर रहे हैं आज कि उनको जब हम ये कहते हैं कि आपने बहुत मोहब्बत और बहुत एहतराम के साथ सच्ची सही खरी बात अपने लव्ड वन को कहनी है, वो चाहे हस्बैंड है, वो चाहे बेटा है या बेटी है। चूँकि फैमिलीज बहुत सारा फियर्स रख रही होती है, बहुत टाइम तक कंफर्ट जोन में रहती है, तो वो बहुत ही ऐसे एक्सक्यूजेज और ऐसी रिस्पॉन्सेज शो करती है कि जी जिसमें वाज़ह तौर पर ये साइंस मिल रहे होते हैं कि दे कैन नॉट, उनको लग रहा होता है कि हम ये नहीं कर सकते, उसने ये कहना है इस पे। जब हम फैमिली को कहते हैं कि आपको बात करनी चाहिए इस मौजू पर जो कि आपका कोई खौफ है, जैसे फैमिली कहती है कि ये दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं और ये बाहर आकर वही तो नहीं करना शुरू कर देगा, सिगरेट तो नहीं पीना शुरू कर देगा। अब जब ये सवाल फैमिली हमसे कहती है तो हम उनको कहते हैं कि आपको अपना कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि ये आप उनसे डिस्कस कर सकें। तो अक्सर फैमिलीज हमें कहती नहीं ये आप पूछें उनसे, सो हम उनको सजेस्ट करते हैं आप पूछो, कहते नहीं हम पूछेंगे ना तो पहले भी हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं, तो ये लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये वो इमोशनल करेज की लैकिंग हुई कि उस अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को, उस अनकंफर्टेबल सिनेरियो को कोई एक्सपीरियंस करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। अच्छा, हम उनको कहते हैं कि डोंट वरी, वो अवॉइड भी कर सकते हैं, वो गुस्सा भी कर सकते हैं और वो और भी बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं। तो फिर आप प्रिपेयर करें अपने आप को कि ये कुछ भी हो सकता है, देन मैं क्या करूँगा। एक बात वो है कि जब मरीज से कोई बात किया जा रहा है कि तुम सिगरेट तो नहीं पियोगे, आकर हमें ये फियर है, ठीक है, इमोशनल करेज के साथ उन्होंने बता दिया, लेकिन मरीज आगे से पलट के ये कहता है कि आपको मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं तो ड्रग आकर करूंगा। जब आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है एंड आप अभी भी इन सवालों के साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। ये वो फीडबैक हो गया जिस पे फैमिली को ये एक इम्प्रेशन मिला कि ये तो हमने गलत कर दिया, ठीक है। लेकिन इस अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ना इमोशनल करेज का नाम है कि नहीं बेटा, हमारा कहने का मकसद ये नहीं था, सही, आई थिंक यू डोंट लाइक इट, हमारा कहने का मकसद ये था कि ये एक चैलेंज है, एज यू नो दिस इज द डिजीज एंड यू हैव टू मैनेज योर डिजीज, सो अगर आप इसको पसंद नहीं कर रहे हो तो मेरा ये मकसद नहीं था। अब जब एक बंदा इस फीलिंग को फील ही नहीं करना चाहता है तो वो इससे बाहर कैसे आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसमें एक और पॉइंट भी है कि मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, अभी मेरे जहन में आया, उसमें किसी एक बंदे ने दूसरे से पूछा कि अच्छा आपके मुताबिक उम्र में और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। तो उसने कहा कि उम्र तो वो है जो जब से मैं पैदा हुआ और जो अभी तक है वो मेरी उम्र है, और ज़िंदगी वो है जहाँ पे मैं जो करना चाहता था मैंने वो किया, तो वो मोमेंट्स है, ज़िंदगी है जहाँ पे आप मेरा ख्याल है अगर आपकी उम्र 100 साल भी है तो लेकिन आपने हमें सारे 100 साल इस तरह से गुजारे हैं कि अच्छा ये एक आपने खोल अपने इर्द गिर्द बना लिया, एक सर्कल में आप रहे, उससे बाहर नहीं निकले, तो मेरा ख्याल है जिंदगी आपकी कुछ भी नहीं है, उम्र आपकी 100 साल है। इनएक्शन में रहे ना आप कर नहीं पाए जो आप करना चाहते थे कहीं पे। इस इनएक्शन की मैं आपको बताऊं बेसिक रीजन वो फियर है, फियर आउटकम का तो है ही, बट बेसिकली वो फियर अंडरलाइंग होता है जो कि आपको अपने उस इमोशनल
पेन में से गुजरने का होता है। ठीक वो जो है। एक्सपीरियंस है ना, वो आपको डराता है कि अगले का रिएक्शन ऐसा होगा तो फिर मुझे तकलीफ होगी। बेसिकली सही। तो वो फियर है ना। सही। आप उस फीलिंग को, उस इमोशन को वेलकम नहीं करते। आप याद रखें, जब आप ओपन हो जाते हैं, जब आप वेलकमिंग हो जाते हैं फीलिंग्स के लिए, इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आपकी लाइफ बड़ा खूबसूरत एक टर्निंग पॉइंट लेती है। ऑल्दो कि इट इज़ अ वेरी क्रूशल एंड डिफिकल्ट थिंग टू डू, Yes, बट very आप right. जब वेलकमिंग होते हैं, आप जब ओपन होते हैं, तो आप बात सुन भी सकते हैं। अब इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई डिसएग्री कर रहा है आपके साथ और आप उसको बगैर ऑफेंडेड फील किए, बगैर डिफेंसिव पे आए, आप बड़े अच्छे तरीके से बात सुन भी सकते हैं। और आप जो बात सही समझते हैं वो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आपको फिर फियर नहीं होता। आप समझते हैं, पसंद करते हैं, विलिंग होते हैं कि मैं डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस से गुजरूं। क्यों गुजरूं? क्योंकि मैं गुजर सकता हूं, मेरी इतनी एबिलिटी है और मुझे इतनी अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दी है कि मैं इन सब चीज़ों को ओवरकम करके एक सेम तरीके से और एक बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से जो है अपने आप को, इमोशंस को अपने मैनेज कर सकता हूँ। जी ख़वातीन और हज़रात, आई गेस मैं इमोशनली इतना करेजियस हूँ कि मुझे भी यहाँ पे ब्रेक लेनी है और मैं ब्रेक लेने की तरफ जाऊँगा एंड डेफिनेटली विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड उसके बाद हम जो आगे जिन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे वो डेफिनेटली इसी कॉन्सेप्ट की कुछ मज़ीद डिटेल्स में हम जाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सो स्टे विद अस। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है।
जी वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, और एक मरतबा फिर आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और प्रोग्राम में ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी जो इमोशनल करेज है या जो हमारी जज्बाती हिम्मत होती है उसके ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक से पहले जब हमने जितनी भी बात की उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि जो लोग जज्बाती हिम्मत नहीं रखते हैं वो किस तरह के होते हैं। हमने इसके ऊपर बात की कि अच्छा वो लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं। अब शायद इस सारी कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद आपके माइंड में ये चीज़ आ रही हो कि अच्छा अगर आपने जज्बाती तौर पर अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है तो उसके लिए शायद ये ज़रूरी है कि आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि क्या जज्बाती हिम्मत होने का ये मतलब है कि आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े या हकीकत कुछ और है। सो मैम, जज्बाती हिम्मत हमने कहा नहीं है तो उसका मतलब है कि लोग रिएक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। बट इफ़ वी से कि अच्छा जज्बाती हिम्मत है तो उसका क्या मतलब है कि कुछ भी हो रहा है दुनिया में आप रिलैक्स हैं? नहीं, ये तो नमनेस हुआ ना, या ये जज्बाती यानी हम इमोशंस को जब समझते हैं तो इमोशंस फ्यूल करते हैं, स्पर करते हैं हमें सर्वाइवल के लिए। इमोशंस का काम ये है कि हम जो भी काम करें ज़िंदगी में उसके लिए हमें करेज देते हैं। देखिए, एक बंदे को एग्ज़ाम का फियर है, जॉब की का फियर है, तो वो फ्यूल करेगा ना फियर ये कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए। जज्बात का असल में काम हमारी फ्यूलिंग है, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, सही, हमें हेल्प करना है। लेकिन यही जज्बात जब ज़रूरत से ज़्यादा, और इसके चूंकि फिजिकल एस्पेक्ट बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। सही। अब एक बंदे को ये खौफ आए कि मैं ये स्पीच दे पाऊंगा या नहीं, और इस खौफ ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया, स्वेटिंग होना शुरू उसको हो गई, ट्रेमर्स होना शुरू हो गए। इस कैफियत को कोई पसंद नहीं करता है। सो इस कैफियत को अवॉइड करने के लिए कोई क्या कहेगा कि इट्स बेटर कि मैं स्पीच दूं ही ना, एग्जाम्स दूं ही ना, विच मीन्स कि हमने अपने जज्बात को, वो जो हम अनकंफर्टेबल फीलिंग्स की बात कर रहे थे, तो ये करेजियस एक्शन नहीं है। अब ये भी करेजियस एक्शन नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, देखी जाएगी, तो या मैं दिल का साफ हूँ, मुंह पे बोल देता हूँ। या कई लोगों ने तो ये भी रखा हुआ है कि अपने जूनियर से कहते हैं देखो जीपीए मैटर नहीं करता, जो भी तुम जिस तरह का भी करोगे वो कर लोगे। सो ये दोनों तरह की अप्रोचेस जो है वो मेरा ख्याल है कि आई रियली वांट नहीं करना है ना, दोनों मिक्स अप नहीं करना। आई रियली वांट टू गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे आप किसी को फीडबैक कोई दे, ठीक है, उस फीडबैक को कितने परसेंट लोग, इफ आई आस्क यू, कितने परसेंट लोग पॉजिटिवली लेते हैं? बहुत ही कम। To be honest and to be really positive, I must say not more than 15%, 15% लोग शायद, क्योंकि लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। बिल्कुल। ये भी एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म को एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वे में प्रेजेंट नहीं किया जाता। यानी फीडबैक जिसने देना होता है तो वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं दे रहा होता। ये अपनी जगह पर एक फैक्ट है। लेकिन लोग चूंकि अपने बारे में कोई भी किसी भी किस्म का फीडबैक लेने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। आप किसी को ये कहें कि जी आपको इन एरियाज में और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो अगर किसी में इमोशनल करेज नहीं है तो वो अगले बंदे के लिए मुश्किल बन जाएगा किसी से बात करना, और वो उसको बजाय अपनी फ़ायदे के लिए, देखिए क्रिटिसिज्म अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है, अगर हमें कोई फीडबैक नहीं देता, मुझे बताएं हम इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस बेसिक गोल को रियूबन कर देती हैं हमारी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स। ठीक है, वो जो हॉट फ्लैशेस हुए, वो जो एक अवॉइडेंस वाली स्टेट आई आपके अंदर कि ये इट्स बेटर कि मेरे बॉस ने मुझे ये फीडबैक दे दिया, विच मीन्स कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। हालांकि ऐसा मकसद बॉस का बिल्कुल नहीं था। विच मीन्स कि मैं और कितना बेस्ट दूं, विच मीन्स XYZ। लेकिन अगर आप में अंदर इमोशनल करेज है तो आप उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले सकते हो कि मैं और क्या इम्प्रूव करूं इससे। बिल्कुल, तो हमारे अंदर ही एक कैपेसिटी इंक्रीज हो रही होती है। और बल्कि इस तरह का कंटेंट तो हमें मतलब रिलीजन से भी मिलता है, और हमें और बहुत सारे जो चाहे वो कोई भी रिलीजन है वहाँ पे आपको ये मिलता है कि अच्छा आपको अच्छी बात
या फ़ायदे की बात जहाँ से मिलती है वो आपकी मेरास है, आपको नॉलेज चाहे वो आपके अपने बारे में चाहे किसी भी बारे में, वो आपके फ़ायदे का, तो उसको ले लेना चाहिए। उसमें कोई मेरा ख्याल है तफरीक नहीं है किसी भी किस्म की। और अगेन इन द एंड ये सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे की होती हैं, बट आपको काम ही आती हैं। और जैसे रिलेशनशिप्स की भी अगर हम बात करें ना, तो वहाँ पे भी फीडबैक देना आना चाहिए और फीडबैक पे रिसीव करना भी आपको आना चाहिए। मैं इस पॉइंट पे लाजमी बात करना चाहता कि हम जितनी भी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल कोशेंट है, इमोशनल करेज है, उससे पहले हम फियर, एंग्जाइटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करते रहे, बट ख़ास तौर पे जो इमोशंस के साथ मामला जुड़े हुए हैं, इनको समझने से के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन स्टाइल्स को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें हेल्प ही इमोशंस में आपकी जो ये इमोशनल करेज है, ये मोस्टली हेल्प ही आपको कम्युनिकेशन में करेगी। बिल्कुल सही है। एक्शंस में भी करती है, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल है जज्बात का, बहुत अहम रोल है जज्बात का, क्योंकि इमोशंस हमें या तो ख़राब बात करने की तरफ ले आते हैं या बात ना करने की ऑप्शन को हमारी ज़िंदगी में ले आते हैं, जो कि दोनों ही ठीक तरीके नहीं है। लेकिन अगर आप हर फियर से, जैसे हम बात करने की बात कर रहे थे, और हम यहाँ पर अपनी क्लाइंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को यही सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन विल बी द ओनली ऑप्शन, वही एक आखिरी ऑप्शन होनी चाहिए। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, अवॉइडेंस, ताने तंज, ये ज़िंदगी का पार्ट नहीं होना चाहिए आपकी। और इसमें बहुत मुश्किल से फैमिलीज़ को अपने लव्ड वन के ताने भी सुनने पड़ते हैं, इवन फैमिली के ताने भी लव्ड वन को सुनने पड़ते हैं। सो वो एक हम इमोशनल करेज बिल्ड कर रहे होते हैं कि कैसे आप अगले बंदे की इंटेंशंस को समझने की कोशिश करें। यस, दे कैन यूज़ द रॉन्ग मेथड, दे कैन मोस्टली ज़्यादा रॉन्ग मेथड से ही बात हो रही होती है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं, एक बंदा क्रिटिसाइज होकर भी आगे बढ़ रहा है, तो वो बंदा वो है जिसके अंदर इमोशनल करेज है, जो कह रहा है कि हाँ मुश्किल था मेरे लिए, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं मैं लैक कर रहा हूँ। तो पैराडाइम्स ये बना उस बंदे का कि मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना, मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है। सो यही विनर्स बनाते हैं, यही सक्सेस की तरफ हमें लेके जाती हैं। आप जिस भी रोल में हो, जिस भी रोल में जो है वो हमें हेल्प आउट करती हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। सो ख़वातीनो हज़रात, आज का टॉपिक चूँकि हमने अभी इस टॉपिक को आज हमने के शो में स्टार्ट किया है, और हम डेफिनेटली अगले शोज़ में भी इसके ऊपर बात करेंगे। मैम, मिस तहसीन, मैं आपसे चाहूँगा कि हम अगर अपनी पूरी बात को हम अगर सम अप करना चाहें 3 से 4 लाइन्स में, तो व्हाट आर दैट? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इमोशनली करेजियस होने को हर इंसान, हमारी ऑडियंस से अगर मैं मुखातिब हूँ, कि वो हर इंसान पे अप्लाई करता है, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से। जैसे मैंने कहा कि लोगों को ये चीज़ हेल्प ही करेगी, इसका कोई नुकसान नहीं अगर आप इसको इसकी सही इंटरप्रिटेशन के साथ और सही कॉनोटेशन के साथ समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि बहुत सारी दफ़ा पे जब हम बात करना चाह रहे हैं और नहीं कर रहे, डजंट मीन कि हमें मौका नहीं मिला या हमें ये नहीं पता कि हमने क्या बात करनी है, बल्कि वो आउटकम जो है उसकी वजह से हम डर जाते हैं। एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस के लिए अपने आप को ओपन रखें, और फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कितना खूबसूरत मोड़ लेती है और आसान हो जाती है। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में हमारी कोशिश ही ये होगी कि कैसे हम इमोशनली करेज बनते हैं। यानी ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज का प्रोग्राम हेल्प करेगा हमारे व्यूअर्स की, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे इमोशनली करेज्ड होते हैं, कैसे हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने अनकंफर्टेबल फीलिंग से कंफर्टेबल हो सकते हैं। ये सारी डेवलपमेंट आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में डेफिनेटली हम बताएंगे, जिसमें हाउ कैन यू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, इस चीज़ में दूसरों से रिलेटेड, एंड ये सारी चीज़ें इमोशनल करेज को और ये समझने के लिए मैं एक और चीज़ बोलूं कि जो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मिटी हम पे करते हैं ना, वो हमारी अपनी चॉइसेस हैं, वो हमारी अपनी सोचें हैं, एंड इट्स अ वेरी बिग कॉस्ट। तो डेफिनेटली आप कॉन्शियस लेवल पे ये नहीं चाहते कि आप जो कहना चाहते हैं वो आप इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि आप डरते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एंड आप कर रहे हैं, तो मैं छोटी सी एक बात करूंगी। जैसे कि वो बच्चे जो कि पीयर प्रेशर में आके आजकल डे बाय डे जो इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन का, उसमें चले जाते हैं, और उनकी मे बी ग्रूमिंग भी बड़ी अच्छी है, उनको रिलीजियस एस्पेक्ट से, हेल्थ के एस्पेक्ट से उसके पता है कि मेरे साथ क्या असरात होंगे, बट वो कर रहा है अपने फ्रेंड के कहने पे, और वो बात नहीं कर पा रहा और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मे बी वो कोई कास्ट आउट हो जाएगा उस सारे ग्रुप में से। तो ये स्किल्स फिर आप देखें कि ग्रास रूट लेवल से लेके
फिर आपकी जॉब में, आपके जैसे रिश्तों नातों में, हर चीज़ में आपको, अगर आप अपनी ट्रेनिंग ये करते हैं, अपने आप को बताते हैं, सिखाते हैं, इमोशनली करेजियस होने की सफ़र पे चल पड़ते हैं, तो आपके ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ जो है उसमें आपको फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त जी। ख़वातीन व हज़रात, एक बड़े पॉजिटिव नोट के साथ और एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट पे हम इस प्रोग्राम को आज के प्रोग्राम का एंड करने जा रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने इस चीज़ के ऊपर बात की कि हमें जज्बात को संभाल के, जज्बात को अपने साथ लेके कैसे चलना है, कि वो जज्बात जो इनफैक्ट अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसलिए बनाए हैं कि ये जज्बात हमें हमारी ज़िंदगी में कामयाब होने में मदद दें, ये जज्बात हमें रिश्तों को खूबसूरत बनाने में मदद दें, यही जज्बात हमें अपने मुआशरे को पीसफुल बनाने में मदद दें, यही जज्बात हमें अपने इर्द गिर्द चीज़ों को स्टेबल और बेहतर करने के लिए मदद दें। लेकिन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स या कुछ इन सारी चीज़ों की वजह से हम शायद इन जज्बात को सिर्फ गुस्से के लिए, इन जज्बात को सिर्फ और सिर्फ अनारकी फैलाने के लिए, इन जज्बात को सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो एक दूसरी साइड के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम उसमें डेफिनेटली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाँ, अगर आप जज्बाती तौर पर बाहिम्मत होना चाहते हैं, अगर आप जज्बाती तौर पर अपने आप को मज़ीद खूबसूरत और एक स्टेबल इंसान बनाना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी होंगी। सो हमारे पैनलिस्ट जो थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा से लोगों को बड़ा ज़्यादा जो है वो गाइड करते हैं, अवेयरनेस देते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एंड थैंक यू, क्योंकि मेरी भी यहाँ बैठ के बहुत सारी लर्निंग की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। ख़वातीन व हज़रात, स्टे विद अस। हमेशा की तरह आप हमें जो है वो फॉलो भी करते रहें, हमारे साथ अपने क्वेश्चंस भी शेयर करते रहें, और अगर हमारी बात, अगर हमारी ये एफ़र्ट आपको पसंद आए तो इसको लाजमी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में आप कुछ ख्याल रखते हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी जज्बाती तौर पर और ज़िंदगी के बाकी नफ्सियाती तौर पर जो पहलू हैं उनमें बेहतर हो। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।